हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नो नोट्स। तो आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। पिछली वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था, जब हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, तो हमने बोला था कि जो किडनीज होती हैं, किडनीज की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। जो मेन फंक्शंस फॉलो किया जाता है किडनी के अंदर, वो किससे होता है? नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन से ही क्या होती है? यूरिन फॉर्मेशन होती है। और एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो मिलके क्या काम करते हैं? यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो आज हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर जो ये आपको अपर पार्ट दिखाई दे रहा है, ये कैसा है? एक कप लाइक स्ट्रक्चर। कप लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। ये क्या कहलाता है? कप लाइक स्ट्रक्चर, बोमेन्स कैप्सूल। और इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, यानी कैपिलरीज का, बहुत सारी कैपिलरीज का एक गुच्छा प्रेजेंट है, टफ्ट प्रेजेंट है। बहुत सारी कैपिलरीज यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और ये कैपिलरीज कैसे बनती हैं? ये यहाँ पे क्या आ रही है? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। किडनी के अंदर जब एओर्टा को ब्लड सप्लाई करना होता है, तो एओर्टा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक वो जाती है लेफ्ट किडनी के अंदर, एक जाती है राइट किडनी के अंदर। और उन टू पार्ट्स में जो वो एओर्टा डिवाइड होती है, उन टू पार्ट्स को हम क्या बोल देते हैं? रीनल आर्टरीज। और फिर जब ये रीनल आर्टरीज किडनी में एंटर करती हैं, तो किडनी के अंदर मेन यूरिन फॉर्मेशन का काम कौन करेगा? नेफ्रॉन्स करेंगे। तो रीनल आर्टरी, काफ़ी सारी रीनल आर्टरीज किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? काफ़ी सारी एट्रियोल्स के अंदर। देखो, ये जो हमने कहा था कि किडनी है हमारी, इस किडनी के अंदर जब एओर्टा टू पार्ट्स में डिवाइड होके एक इधर आ जाती है, एक दूसरी किडनी में जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। ये क्या होती है? रीनल आर्टरी, जो क्या लेके आ रही है? ब्लड लेके आ रही है हार्ट से। और उस ब्लड को जब ये किडनी के अंदर हर नेफ्रॉन को सप्लाई करेगी, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जब ये नेफ्रॉन्स को, क्योंकि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट है, तो ये आर्टरी फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एट्रियोल्स के अंदर। ये आर्टरी फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एट्रियोल्स के अंदर, ताकि हर एक नेफ्रॉन को ये क्या कर सके? ब्लड सप्लाई कर सके। क्योंकि ब्लड के अंदर ही तो क्या प्रेजेंट होती हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं, और ब्लड के अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड को प्योरीफाई करने के बाद जो नाइट्रोजिनस वेस्ट निकलेगा, उसी से यूरिन फॉर्मेशन होगी। तो यानी कि ये जो ब्लड को लेके आ रही है, उस ब्लड को इन्हें हर नेफ्रॉन तक सप्लाई करना होगा, ताकि वहाँ पे क्या हो सके? यूरिन फॉर्मेशन हो सके। तो ये क्या करती हैं? आर्टरीज किस में डिवाइड हो जाती हैं? एट्रियोल्स के अंदर। फर्दर किस में डिवाइड हो जाएंगी? एट्रियोल्स के अंदर, ताकि हर नेफ्रॉन तक जा सके। और ये जो एट्रियोल्स हैं, अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट रीनल आर्टरी इसलिए लिखा है ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे कौन सी आर्टरी आ रही है? रीनल आर्टरी। ये पहले किस में डिवाइड होती है? एट्रियोल्स में। एक एट्रियोल इस नेफ्रॉन में आ गया, कोई और नेफ्रॉन है उसके अंदर एक एट्रियोल चला गया, ऐसे काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स हैं, तो उनके अंदर काफ़ी सारे एट्रियोल्स। फिर वो एट्रियोल्स फर्दर किस में डिवाइड हो जाती है? थिन मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर। यानी कि ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जिनकी मेम्ब्रेन काफ़ी थिन होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। ये किस में डिवाइड हो जाती हैं? फिर कैपिलरीज में। उसके बाद यहाँ पे कैपिलरीज फिर से कंबाइन होती हैं। जब ये इस बोमेन्स कैप्सूल से बाहर निकलती हैं, तो ये फिर से कंबाइन होती हैं, और फिर से क्या किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? ये किस में कन्वर्ट होंगी? यहाँ पे ये एट्रियोल के अंदर। एट्रियोल में इसलिए कन्वर्ट हो रही हैं क्योंकि अभी यहाँ पे रीनल आर्टरी तो कौन सी है? जो कि किडनी में आ रही है। ये सारी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? एट्रियोल्स में। ये एट्रियोल वापस किससे मिल जाएगी? वेन से। क्योंकि वेन्स कौन सी निकल रही थी? हमने जब कल पढ़ा था तो हमने देखा था कि किडनीज के अंदर रीनल आर्टरी आएंगी, और किडनीज से क्या निकलती हैं? फिर रीनल वेन्स निकलती हैं। यहाँ पे ये जो एट्रियोल है, ये फिर किसके साथ जाके मिलेगी? रीनल वेन्स के साथ। रीनल वेन्स के साथ मिलने के बाद ये फिर किससे मिल जाएगी? इन्फीरियर वेना कावा से। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो भी यहाँ पे जो ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा, उस ब्लड को कहाँ पे लेकर जाएंगी? वो हार्ट के पास ले जाएंगी। यानी कि
यहाँ पे क्या हुआ, पहले रीनल आर्टरी डिवाइड हुई हर नेफ्रॉन में जाने के लिए एट्रियोल्स में, फिर एट्रियोल्स बोमन कैप्सूल के अंदर जब जाते हैं तो वो किस में डिवाइड हो जाते हैं, कैपिलरीज में, और उसके बाद जब वो कैपिलरीज बोमन्स कैप्सूल से बाहर निकलती है तो वो फिर से कंबाइन होके निकलती है, और कंबाइन किस में होती है, वो फिर से एट्रियोल्स में, ठीक है। और फिर वही एट्रियोल किसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, रीनल वेन्स के साथ। लेके आ रही थी रीनल आर्टरी, लेके कौन जाएगी, रीनल वेन, और वो रीनल वेन फिर किसके साथ कंबाइन हो जाएगी, जब वो किडनी से बाहर निकलती है इंफीरियर वेना कावा से, और कहाँ पे सप्लाई कर देगी, हार्ट तक ब्लड को, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली कि वेन्स कौन कौन सी प्रेजेंट है या आर्टरीज कैसी प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं आगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो आर्टरीज ये टफ्ट बना रही हैं कैपिलरीज का, बोमन्स कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज क्या बना रही हैं, टफ्ट बना रही हैं कैपिलरीज का, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, इस पूरे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को क्या बोलते हैं हम, ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, अगर हम इस कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, तो उसे हम बोलते हैं मालपीगियन ट्यूब। जब हम बात करें ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, इन दोनों स्ट्रक्चर को हम कंबाइनली क्या बोल सकते हैं, मालपीगियन बॉडी। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम कंबाइनली क्या बोल सकते हैं, मालपीगियन बॉडी, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है हमारी, यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल के नीचे आपको ये जो कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कॉन्वोलेटेड का मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, हमने यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स नहीं किया, अदरवाइज ये डायग्राम नहीं क्लियर होगा आपको। यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ट्यूब का, तो इस ट्यूबुलर पार्ट्स को, ये जो कॉन्वोलेटेड ट्यूबुलर पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, पीसीटी। पीसीटी का क्या मतलब, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्या बोला जाता है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि इसके बाद बोमन्स कैप्सूल के बाद नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि नेफ्रॉन के अंदर बोमन्स कैप्सूल के बाद जो भी पार्ट है वो क्या है, ट्यूबुलर पार्ट है, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो उसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे पहले बोमन्स कैप्सूल के पास क्या हो, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है, ये देखो ये यू शेप स्ट्रक्चर बना रही है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। इस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। इसे क्या नेम दिया जाता है, लूप ऑफ हेनले। ये एक साइंटिस्ट के नेम पे इसका नेम है, लूप ऑफ हेनले, या फिर बोल सकते हो हेनलेज लूप। और इसके भी दो पार्ट्स कर सकते हो, जब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आ रहा है इस पार्ट को हम बोल सकते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसे हम बोल सकते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले फिर से क्या बनाती है, एक कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर बनाती है, फिर से एक कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर बनाती है, तो उसे हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। पहले क्या बोला था, प्रॉक्सिमल, अब है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और इसके बाद ये किसके साथ ज्वाइन हो जाती है, कलेक्टिंग डक्ट। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या काम करती है, यहाँ नेफ्रॉन के अंदर से जो यूरिन फॉर्मेशन हुआ है उसे कलेक्ट करने का काम कर रही है। और यहाँ पे देखो इसकी कई सारी ओपनिंग्स दिखा रखी है हमने। इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, जैसे ये तो हमने बात की एक नेफ्रॉन की, ये नेफ्रॉन इस डक्ट से क्या है, कनेक्टेड है। वैसे ही कोई और नेफ्रॉन अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो नेफ्रॉन भी अपना जो यूरिन है या फिर जो उसने यूरिन फॉर्म किया है वो किस में रिलीज करता है, इस कलेक्टिंग डक्ट में। ऐसे ही काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के थ्रू, ताकि वो क्या कर सके, अपने जो भी उन्होंने यूरिन फॉर्मेशन किया है उसे रिलीज कर सके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब हम एक बार इसके कंपोनेंट्स फिर से देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ नेफ्रॉन्स में क्या आएगा, एक तो आता है ग्लोमेरुलस।
ग्लोमेरुलस क्या होता है, टफ कैपिलरीज है, जो कैपिलरीज का एक पूरा टफ्ट बना रहे हैं किसके अंदर, बोमन्स कैप्सूल के अंदर। सेकेंड पार्ट में क्या आएगा, बोमन्स कैप्सूल जो क्या है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है एक, और उसके बाद क्या है, रीनल ट्यूब्यूल। ये जो पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हमने क्या बोला है, ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर पार्ट बोल सकते हैं हम इसे नेफ्रॉन का। सबसे पहले ग्लोमेरुलस, फिर बोमन्स कैप्सूल, और फिर क्या है, नेफ्रॉन का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये था पूरा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। और इसकी फंक्शनिंग क्या करता है, ये यूरिन फॉर्मेशन का काम। तो यूरिन फॉर्मेशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।